नमस्कार, मैं हूं नीलू और खबरों में आप सभी का स्वागत है। लेकिन खबरें शुरू करने से पहले आपको बता दें कि देश में कोरोना केसेस काफी बढ़े हैं। ऐसे में मास्क सबसे बड़ा हथियार है। हम आपसे बार बार अपील करते हैं कि आप भी मास्क पहनिए। इसको लेकर न्यूज 18 ने एक मुहिम भी शुरू की है, मास्क पहनो इंडिया। आप खुद से ये प्रण कीजिए कि जब तक महामारी है आप मास्क नहीं उतारेंगे। तो चलिए अब इसी के साथ खबरों की शुरुआत करते हैं। तो थोड़ी सी मस्ती कहीं मौत का सबब ना बन जाए। दरअसल कानपुर में रोक के बावजूद गंगा में कई लड़के जान की बाजी लगाकर स्टंट करते दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि चंद पैसों के लिए अपने दोस्तों से शर्त लगाते हैं और फिर भैरव घाटी हो या फिर सरसैया घाट या फिर गंगापुर, सभी जगह नाबालिग जानलेवा स्टंट करते हुए दिखाई देते हैं। पुलिस के आते ही ये लोग पानी में तैरकर फरार हो जाते हैं। तो ये जानलेवा स्टंट जो इस वक्त आप अपने टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, कुछ शर्तों के साथ लगाई जाती है, खेल खेल में लगाई जाती है। लेकिन कहीं यही खेल मौत का कारण ना बन जाए, ये एक बड़ी बात है। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस गश्त करती है, लेकिन जब पुलिस वहां पर पहुंचती है तो पुलिस को चकमा देकर ये बच्चे वहां से भाग जाते हैं। और ये सब मौज मस्ती के कारण, क्योंकि गंगा का जलस्तर भी अभी बढ़ा हुआ है। ऐसे में ये बच्चे इस तरह से स्टंट कर रहे हैं। खुदा न खास्ता अगर कोई दुर्घटना हो जाए तो फिर आप समझ सकते हैं कि क्या होगा। गंगा का जलस्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। गंगा का पानी खेतों में और यहाँ तक कि घाटों तक पहुंच चुका है। मगर गंगा के किनारे रहने वाले लोग जहां एक और डरे हुए हैं, तो वहीं ये नौनिहाल इस बात से बेफिक्र होकर मौत की छलांग लगा रहे हैं, सिर्फ मौज मस्ती के लिए, जिन्हें रोकने वाला कोई नहीं। वीडियो जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। तो लखनऊ में बीजेपी की आईटी और सोशल मीडिया टीम की बड़ी बैठक जारी है। इसमें आईटी सेल के राष्ट्रीय प्रमुख अमित मालवीय समेत कई दिग्गज नेता जीत का मंत्र देंगे। इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित बैठक में पूरे प्रदेश की आईटी और सोशल मीडिया की टीम शामिल हुई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा के साथ संगठन महामंत्री सुनील बंसल भी मौजूद रहेंगे। बैठक का दूसरा चरण शाम को 4 बजे शुरू होगा। समापन सत्र में सीएम योगी भी आईटी सेल का हौसला बढ़ाएंगे। वहीं कल बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा भी लखनऊ के दौरे पर आ रहे हैं। तो कल और आज कुछ इसी तरह की गहमागहमी देखने को मिलेगी। और बातचीत करने के लिए अनामिका सिंह इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गई हैं। अनामिका, मीटिंग शुरू हो गई क्या? और देखिए नीलू, उत्तर प्रदेश में बीजेपी एक बार फिर से कमल खिलाने की तैयारी कर रही है और शायद यही वजह है कि इसकी जुगत में जमीन को मजबूत करने के साथ साथ इंटरनेट पे भी सोशल मीडिया के जरिए प्रयास ये किया जा रहा है कि वहां पर भी अपने कार्यकर्ताओं को ज्यादा एक्टिव किया जाए। और इसीलिए आज ये बड़ी बैठक बुलाई गई है। अब मैं तस्वीरें दिखाना चाहूंगी आपको इस हॉल की, जहां पर ये बड़ी बैठक बुलाई गई है आईटी एंड सोशल मीडिया टीम की। यहाँ पर पूरे प्रदेश से करीब 500 जो पदाधिकारी हैं आईटी सेल टीम के, वो यहाँ पर इकट्ठे हो रहे हैं। यानी कि 75 जिलों के 500 से ज्यादा टीम के महत्वपूर्ण मेंबर्स यहाँ पर आए हुए हैं। हालांकि अभी मीटिंग शुरू नहीं हुई है, करीब 12 बजे ये बैठक शुरू होगी। लेकिन उसके पहले जो उनकी तैयारी है, यानी कि जो ये रिपोर्ट लेकर के आए हैं अपने जिलों से, इसको लेकर के अपनी मंथन कर रहे हैं और आपस में बातचीत कर रहे हैं। इसके अलावा जो मंच की तस्वीर है मैं वो भी दिखा दूं आपको। आज ये 2 सेशंस में पूरी की पूरी मीटिंग होगी। 12 बजे मीटिंग की शुरुआत होने के साथ ही पार्टी के जो संगठन मंत्री हैं सुनील बंसल, प्रदेश अध्यक्ष, और दिल्ली बीजेपी आईटी प्रमुख जो है अमित मालवीय, वो इस सेशन में शामिल होंगे। दिन भर चल रहे मंथन के आखिरी सेशन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी इस मीटिंग का हिस्सा होंगे। डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी इस पूरे कार्यक्रम का हिस्सा होंगे। प्रयास ये होगा कि कल चूंकि जेपी नड्डा अपने 1 दिवसीय बैठक के लिए लखनऊ आ रहे हैं, पूरा दिन बैठकों का दौर चलता रहेगा, उसके पहले सोशल मीडिया टीम को भी ज्यादा सक्रिय किया जाए 2022 के चुनाव के तहत। और यह भी माना जा रहा है कि इसमें यह बताया जाएगा कि यूपी सरकार ने अपने 5 साल में जिस तरीके से कामकाज किए हैं या जो योजनाएं चलाई हैं अलग अलग वर्गों के लिए, उसको सोशल मीडिया के जरिए किस तरीके से प्रचार किया जाए, उसका घर घर तक पहुंचाया जाए। क्योंकि सभी का यह मानना है कि अब हर घर में मोबाइल फोन है, हर किसी के हाथ में एंड्रॉइड फोन है, तो उस फोन के जरिए जहां पर बाकी सारी इंफॉर्मेशन पहुंच रही है उनके पास, वहां पर सरकार का कामकाज भी पहुंचना चाहिए। और इसी के साथ साथ जिस तरीके से इंटरनेट के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे हमले भी होते हैं सरकार पर,
योजनाओं को लेकर या बाकी अव्यवस्थाओं को लेकर, तो उसका कड़ा मुकाबला किया जाए, बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसका जवाब दिया जाए। इसको लेकर भी अमित मालवीय टिप्स देने वाले हैं। तो जो तस्वीर है वो बताने के लिए काफी है कि अब धीरे धीरे यहाँ पर सरगर्मी बढ़ रही है। जो कार्यकर्ता है IT टीम के वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं। आप लोग कहाँ से आए भाई साहब? मेरा नाम अभिषेक पांडे है। मैं भाजपा कन्नौज से IT विभाग का जिला आप कन्नौज से आए हैं? आप कहाँ से आए? कन्नौज से है। अच्छा, आज की पूरी मीटिंग का सार क्या होगा? आज की मीटिंग का सार सिर्फ और सिर्फ हमारा लक्ष्य 2022 है, जो हम लोग फतेह कर रहे हैं। इसके अलावा कोई लक्ष्य नहीं। हमारा सिर्फ एक ही लक्ष्य है कि 2022 में पुनः भाजपा की सरकार बनाएंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में प्रदेश का पुनः विकास करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बिल्कुल अनामिका, तो लक्ष्य है 2022 और 2022 के लिए ही सोशल मीडिया पर, सोशल प्लेटफॉर्म पर किस तरह से चुनाव लड़ा जाएगा, आज इसी का गुरु मंत्र इन लोगों को दिया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। और पाकिस्तान में गणेश मंदिर पर हमले का एक नया वीडियो सामने आया है। रहीम यार खान जिले के सिद्धि विनायक मंदिर का ये वीडियो है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरह से कट्टरपंथियों ने यहां पर मूर्तियों को तोड़ा है, बाद में मंदिर में आग भी लगा दी है। दरअसल बुधवार को एक विवादित फेसबुक पोस्ट के बाद इलाके में तनाव हो गया। इसके बाद उग्र भीड़ ने मंदिर पर हमला कर दिया। भारत ने मंदिर पर हुए हमले का कड़ा ऐतराज जताया है, विरोध किया है। भारत के कड़े रुख को देखते हुए प्रधानमंत्री इमरान खान ने मामले को संज्ञान में लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के अब निर्देश दिए हैं। तो बुधवार की ये तस्वीरें जब सामने आई, उसके बाद से विवाद लगातार बढ़ा। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं रहीम यार खान जिला पाकिस्तान में, जहां पर गणेश मंदिर में तोड़फोड़ की गई, आगजनी की गई। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है और अब विरोध के बाद पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने इस पर संज्ञान लेने की बात कही है। पाकिस्तान की जो वीडियो एक वायरल हुआ और इसके बाद तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया, लोगों में रोष रहा। लेकिन अब पाकिस्तान कह रहा है कि इस पूरे मामले को संज्ञान में लिया जाएगा और देखा जाएगा कि आखिर ये क्यों हुआ। कार्रवाई की बात भी कर रहा है पाकिस्तान। और रामपुर में एसपी सांसद आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी पर प्रशासन का शिकंजा कसने लगा है। यूनिवर्सिटी के मेन गेट हटाने के मामले में प्रशासन ने आजम खान के घर और यूनिवर्सिटी पर नोटिस चस्पा कर दिया है। हम आपको बता दें, सेशन कोर्ट के फैसले के बाद प्रशासन ने कार्रवाई करते हुए 15 दिन का नोटिस दिया है और सरकारी जमीन पर अतिक्रमण और जुर्माना जमा नहीं करने के चलते ये नोटिस जारी किया गया। आजम पर सरकारी जमीन पर यूनिवर्सिटी का गेट बनवाने का आरोप है। पीडब्ल्यूडी ने करीब 13 करोड़ की लागत से यहां पर सड़क बनाई और इस गेट से उन्होंने सार्वजनिक रास्ता बंद कर दिया था। आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी है और ये आजम खान जो हैं वो चांसलर हैं जौहर यूनिवर्सिटी के। और सावन के पावन महीने में आज महाशिवरात्रि है। ऐसे में सभी शिवालयों में भगवान भोलेनाथ के भक्तों का तांता लगा हुआ है। हालांकि कोरोना के चलते इस बार मंदिर में थोड़ी कम भीड़ जरूर नजर आ रही है, लेकिन ज्यादातर मंदिरों में कोविड प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सख्ती से इसका पालन कराया जा रहा है। हम 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। गाजियाबाद के प्राचीन दुधेश्वर नाथ मंदिर की तस्वीर है, जहां पर लोग 12 बजे रात से ही मंदिरों में आने का सिलसिला भक्तों का शुरू हो गया था। वहीं वाराणसी के बाबा विश्वनाथ के दरबार की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ है। उधर मेरठ के औघड़नाथ मंदिर में भी भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिली। और सावन के महीने की शिवरात्रि पर गोरखपुर के सभी शिवालयों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। श्रद्धालु लाइन में लगाकर भोले शंकर की पूजा कर रहे हैं। मुक्तेश्वर धाम मंदिर में भक्त अपने सभी कष्टों से मुक्ति के लिए भगवान शंकर का जलाभिषेक कर रहे हैं। सावन की शिवरात्रि में आज सुबह से ही सभी शिवालयों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। भक्त आ रहे हैं और भगवान भोले शंकर की दर्शन पूजन कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं। इस वक्त मैं एक शिवालय में खड़ा हूं और यहाँ पे सुबह से ही भक्त लाइनों में लगे हुए हैं। सुबह से ही भक्त अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं और भगवान भोले शंकर को जलाभिषेक कर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर रहे हैं। इस मंदिर की मान्यता यह है कि इनको बाबा मुक्तेश्वर धाम कहते हैं और मुक्तेश्वर धाम इस कारण कहते हैं कि यहाँ पे जो भी भक्त आता है, जो भी अपनी मनोकामना लेके आता है, उसकी
जरूर वो पूरी होती है, उसे सारे कष्टों से उसको मुक्ति मिलती है। इसलिए इनको बाबा मुक्तेश्वर नाथ कहते हैं। बाबा के दर्शन करने आए? जी जी हाँ, बाबा के दर्शन करने आया था। कितनी मान्यता है? पूरी मान्यता है कि यहाँ खुद स्वयं ये निकले हुए हैं, यहाँ पर इनकी मान्यता पूरी है। पूरी है। भैया दर्शन करने आए सुबह सुबह? हाँ भैया, सुबह सुबह दर्शन करने आए, भोलेनाथ की सेवा में लगे हम लोग। और जितने भी लोग हारे हुए हैं यहाँ पे उनकी सबकी पुकार सुनी जाती है। ये अटूट श्रद्धा है यहाँ पे भक्तों में, और लोगों की ये मान्यता है कि चूँकि खुद यहाँ पे भगवान शंकर आए थे और उनकी जो शिवलिंग है वहाँ यहाँ पे निकली थी, इसलिए यहाँ पे पूजन अर्चन करने से उन्हें विशेष लाभ होता है। अखिलेश पांडे के साथ रामगोपाल द्विवेदी, न्यूज़ 18 गोरखपुर। और पीलीभीत के अमरिया थाना इलाके में एनकाउंटर हुआ है। तस्कर प्रतिबंधित पशुओं को मार रहे थे। पुलिस के पहुंचने के बाद तस्करों ने पुलिस टीम पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके पास से तमंचे, धारदार हथियार के साथ 40 किलो प्रतिबंधित मांस भी बरामद किया। और टोक्यो ओलंपिक की बात की जाए तो बजरंग पुनिया यहां पर जीते हैं। कुश्ती में बजरंग पुनिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं। ईरान के खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में जगह बना ली है बजरंग पुनिया ने। और दोपहर 2:52 पर सेमीफाइनल का मुकाबला होगा बजरंग पुनिया का, तो देखना ना भूलें। टोक्यो ओलंपिक बजरंग पुनिया सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं और जबरदस्त कुश्ती यहां पर उन्होंने दिखाई। हम आपको बता दें कि अब ईरान के खिलाड़ी को हराकर सेमीफाइनल में पहुंच गए हैं बजरंग पुनिया, और आज ही उनका मैच सेमीफाइनल का होने वाला है 2:45 पर। और टोक्यो ओलंपिक में मीराबाई चानू ने पहले ही दिन भारत को पदक दिला दिया। जीत की इस खुशी में पूरा देश अब एक साथ मिलकर खुशियां मना रहा है और मीराबाई चानू को बधाइयां दे रहा है। वहीं अब इस जीत के पीछे एक कहानी सामने आई है। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने ओलंपिक से पहले मीराबाई चानू के मेडिकल ट्रीटमेंट और प्रैक्टिस में मदद की थी। मणिपुर के सीएम बीरेन सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए इस बात का खुलासा किया। उन्होंने कहा कि वो इसी हफ्ते प्रधानमंत्री मोदी से मिले और उन्होंने मीराबाई चानू की मदद करने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का शुक्रिया भी किया। मुख्यमंत्री बीरेन सिंह ने बताया कि मीराबाई चानू ने उन्हें बताया कि प्रधानमंत्री की तरफ से उन्हें अमेरिका जाकर मांसपेशियों के ऑपरेशन के लिए और प्रैक्टिस के लिए पूरी मदद मिली थी। अगर ये मदद नहीं मिली होती तो आज मीराबाई शायद इस मुकाम पर नहीं पहुंची होती। सीएम बीरेन ने बताया कि मणिपुर की ही एक और खिलाड़ी की प्रधानमंत्री मोदी ने मदद की, लेकिन वो खिलाड़ी अपना नाम नहीं बताना चाहती हैं। सीएम बीरेन ने कहा कि प्रधानमंत्री ने खिलाड़ियों की हर संभव मदद की, लेकिन कभी किसी से इस बात का जिक्र नहीं किया। That publicly, sir, if I was not given opportunity to go to the America for her muscles operation and for exercise practicing, I will not have been able to achieve this goal. Then I'm surprised. Then I said, you narrate total. So she took the name of the Honorable Prime Minister. और रुकेंगे यहाँ पर छोटे से ब्रेक के लिए। पर एतराज जताया। बोर्ड ने अपील की है कि मुस्लिम लड़का लड़की अपने मजहब के लोगों से ही शादी करे। बोर्ड के कार्यवाहक जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने प्रेस नोट जारी किया है, जिसमें मुस्लिम नौजवान, आलिमों और मुस्लिम बच्चों के माँ बाप के लिए एक अपील जारी की गई है। बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम लड़के लड़कियों का गैर मुस्लिम से शादी करना धार्मिक रूप से गलत है। शरीयत के मुताबिक ऐसी शादी सही नहीं है। यह भी कहा गया कि अगर कोई मुस्लिम किसी गैर मुस्लिम से शादी करता है तो वो जीवन भर गलत करता रहेगा। बोर्ड का कहना है कि मुस्लिम लड़के और लड़कियां दोनों ही गैर मुस्लिम से शादी कर रहे हैं, जो गलत ट्रेंड है। और इसकी बड़ी वजह यह भी है कि माँ बाप अपने बच्चों को इस्लाम की सही तालीम नहीं दे रहे हैं। इसलिए बोर्ड ने मुस्लिम धर्म गुरुओं यानी कि आलिमों और मुस्लिम बच्चों के माँ बाप से अपील की है कि हर जगह अपने बच्चों को यही समझाए कि सिर्फ अपने समुदाय में ही शादी करें। बहुत ज़्यादा तौर पर लोगों ने प्यार में, मोहब्बत में इस तरह की शादियां करी हैं,
लेकिन उसके नताइज बाद में जाके ख़राब हुए। आपस में दोनों के अंदर नाइतफाक़ी पैदा होती है, गलत फहमियाँ पैदा होती हैं, खाने को लेकर, रहने को लेकर बहुत सारे मसाइल होते हैं। चूँकि आस्था उसकी अलग होती है, उसमें उसकी अलग होती है, तो कहीं ना कहीं बाद में जाके वो रिश्ते चल नहीं पाते हैं। तो मुझे लगता है कि हमें इस बात का ख्याल करना चाहिए कि शादी अगर अपनी बिरादरी में ही और अपने मतलब कौम के अंदर हो तो ज़्यादा बेहतर है, चूँकि एक दूसरे को समझने में आसानी होती है। और इसकी इस्लाह करना और मुस्लिम बच्चियों को ये समझाना कि वो एक ऐसे दीन से ताल्लुक़ रखती है जो दीन एक यूनिवर्सल रिलीजन है, जो दीन यानी हमारा बुनियादी अक़ीदा है। हम अल्लाह की ज़ात पर यकीन रखते हैं, उसकी सिफ़ात पर यकीन रखते हैं, उसके इख्तियारात पर यकीन रखते हैं, उसके हुकूक़ पर यकीन रखते हैं, और हम अल्लाह के रसूल उनको पैगम्बर आखिर मानते हैं, और अब आखिरत पर हमारा यकीन है। ये बुनियादी अक़ीदा जिस शख्स का भी होगा वो बुनियादी अक़ीदे से मुनहरिफ नहीं होगा। लेकिन अगर इन्हराफ पैदा हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि तालीम में कमी रह गई है, वो उसको हमको दूर करना है। तो इन्हीं तमाम खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला यहाँ जारी है।